ये देश के अंदर कौन सा ऐसा राज्य है जहां आरडीजी लग रही है और हिमाचल को अछूता छोड़ा गया है। लड़ाई तो यहां से शुरू होती है। जब 65 कमीशन ने इसको पूरे देश के अंदर लागू कर दिया, अब हमें प्रयास क्या करना चाहिए? हमें प्रयास करना चाहिए कि जो वित्तीय संकट में ये प्रदेश है उसको हम उससे कैसे निकलें, ना कि आरडीजी के ऊपर बहस करते रहे। ये तो आने वाली नहीं है, वो कमियों को उजागर करता है। कोई चीज परफेक्ट नहीं हो सकती, कोई बजट परफेक्ट नहीं हो सकता। जयराम जी कोई ऐसे नहीं थे जो इस बात के लिए इन्होंने कहा कि वो ओपीएस लागू करेंगे। उनको मालूम था कि ओपीएस के माध्यम से प्रदेश के अंदर विकास रुक जाएगा, प्रदेश विकास के लिए हम गति नहीं दे पाएंगे। परंतु आपने करना था, क्योंकि आपने कहा कि हमारा पहला कैबिनेट के हम करेंगे। आज बढ़कर 11,765 करोड़ पेंशन पे दे रहे हैं हम। आप खुद अंदाजा लगाइए कि हमारी पेंशन जो है, जो इंक्रीज हुआ है, वो कम से कम 5,366 करोड़ की हमारी जो है इन 5 सालों के ऊपर बढ़ गया। एम्प्लॉइज को इस दायरे में लाने की बात ही, मैं एम्प्लॉइज के मैंने कहा कि हम विरोध में नहीं है, परंतु क्या सरकार इसमें अपने को इसके लिए सक्षम करना चाहिए था? आर्थिक रूप से आपको ये करना चाहिए। आरडीजी की आप बात करते हैं। मैं प्रदेश की आय की बात करना चाहूंगा कि आपके पास सैलरी पेंशन से जो है आपकी आय कम है। स्टेट ओन टैक्सेस, अरे काहे का आत्मनिर्भर होगा? आपकी तो आय है नहीं। आपके खर्चे जो तनख्वाह के हैं सैलरी पेंशन के 9,180 करोड़ रुपए हैं। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि आप लोग 3415 करोड़ रुपए डेफिसिट में चले गए, कि आप लगभग 5,741 करोड़ रुपया अब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो आ रही है उसमें भी खर्चा कम करने पड़े। इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोग जो हैं, जो पैसा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम से आ रहा है वही आपसे नहीं लग पा रहा है कि इस योजना को बड़े ध्यान से लागू किया जाए। ये कोई ऐसा लहसुन और प्याज नहीं है, ये हल्दी नहीं है। हम मंडी के लोगों को जो है, मुख्यमंत्री भूल गए। मैं पूरे बजट के अंदर देख रहा था, एक सेपू बड़ी का नाम जरूर आया, तो मुझे लगा कि चलो कम से कम मंडी का नाम तो आया, चाहे सेपू बड़ी आ गया हो। तो हम सेपू बड़ी तक की सीमित रह गए। ये मेरे पिताजी से मैंने सीखा, उन्हें कभी विकास में मतभेद नहीं किया। क्या इस सरकार में हम ये देखते रहेंगे कि किसी एक को फायदा देने के लिए कभी उसकी ड्यूटी मेडिकल कॉलेज में लगा दी जाए, कभी ट्रांसफर कर दी जाए? इस तरीके से क्या सरकार उन्हीं के बंदिश बनी हुई है? 21 मार्च 2026 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2026-27 के बजट अनुमान इस सदन में रखा है। उसमें चर्चा के लिए भाग लेने के लिए मैं खड़ा हूं। सबसे पहले मैं कमलेश ठाकुर जी को बधाई देना चाहूंगा कि मेडन स्पीच आज जो यहाँ पर इस सदन में रखी है, और आपको देखकर मुझे भी कुछ याद आई कि जैसे आप आए वैसे मैं ही राजनीति में आया था। कभी सोचा नहीं था कि राजनीति में आएंगे, पर राजनीति में आए और लंबे समय तक चलते रहे। ये ठीक है, परिवार का साथ मिलता है, परिवार का नाम मिलता है, और साथ में अपने काम भी करने पड़ते हैं। बहुत से ऐसे बैठे हमारे, हर्ष जी है, विक्रम जी, सभी हमारे बैठे हैं, सबको काम करने का मौका मिलता है। परंतु एक परिवार से आने का फायदा होता है कि हम उस परिवार में काम देखा होता है, अपने बुजुर्गों का काम देखा होता है, और इसलिए हमें अच्छा लगता है कि किस तरीके से बड़े समय से हम देखते हैं। परंतु जहां पक्ष इसको समर्थन करता है और विपक्ष का अपना एक काम होता है कि विपक्ष जो है वो कमियों को उजागर करता है। कोई चीज परफेक्ट नहीं हो सकती, कोई बजट परफेक्ट नहीं हो सकता। आम जनता के लिए यदि हम इस बात को करें कि एक बात कहते हैं कि 65 फाइनेंस कमीशन ने आरडीजी को जो है बंद किया, और यहाँ नेगी जी भी कह रहे थे, मैं बार इससे भटकना नहीं चाहता, कभी आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद, मैं कभी राजनीति में, हमें जो हमारे बुजुर्ग चले गए जिन्होंने देश को आज़ाद किया, उन्हें कहा कि आगे आपको काम करना है। उन्होंने अपना काम कर लिया, और मैं भी सांसद के रूप में भी देखा है। आरडीजी बंद करना
हमसे नेगी जी कहते आप विरोध कर रहे हैं कि समर्थन कर रहे हैं? हम क्यों विरोध करेंगे? हम भी हिमाचल के हित की बात करेंगे। परंतु ये भी आप देखिए, देश के अंदर कौन सा ऐसा राज्य है जहां आरडीजी लग रही है और हिमाचल को अछूता छोड़ा गया है? लड़ाई तो यहां से शुरू होती है। जब 65 कमीशन ने इसको पूरे देश के अंदर लागू कर दिया, अब हमें प्रयास क्या करना चाहिए? हमें प्रयास करना चाहिए कि जो वित्तीय संकट में ये प्रदेश है उसको हम उससे कैसे निकलें, ना कि आरडीजी के ऊपर बहस करते रहे। ये तो आने वाली नहीं है, ये सभी जानते हैं। अब हमें किस तरीके से इस प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत करना है, उसके ऊपर चर्चा करनी है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बजट जो अनुमान यहां प्रस्तुत किया वो 54,928 करोड़ का था। जो बजट के आंकड़ों के हिसाब से मैं अध्यक्ष महोदय को कहना चाहूंगा कि आपके बजट बुक में लिखा गया है कि अब जो पिछली साल जो हमारा बजट था वो 58,514 करोड़ का था, जो लगभग 3586 करोड़ कम हुआ है। ये ठीक कहाँ हम आगे की तरफ जाना है और हम जो है पीछे की तरफ, क्योंकि हमारा बजट घाटा है, उसके भी मैं चर्चा करूंगा। परंतु सबसे बड़ा प्रश्न है कि आज हम इस प्रदेश को आगे कैसे ले जाएं और हमारे आय के साधन क्या है और आय के साधन के बाद हम इस प्रदेश के अंदर क्या खर्चा कर सकते हैं। ये ठीक है, सत्ता पक्ष जो है, जो सरकार के माध्यम से कुछ स्कीमें लाई जाती हैं, उसका हमेशा उसके लिए समर्थन भी करते हैं और बात भी करते हैं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि बहुत से आंकड़े हमारे जयराम ठाकुर जी ने, नेता प्रतिपक्ष ने रख लिए, रणधीर शर्मा जी ने रख लिए, जो बजट बुक के अंदर ही थे। पर कुछ आंकड़ों का मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि हम जा कहाँ रहे हैं, ये प्रदेश कहाँ जा रहा है। अभी मैं पालमपुर की तरफ से आ रहा था, एक बड़ी जगह लिखा हुआ था कि हर साल 1 लाख नौकरियां जो है प्रदेश में दी जाएगी और 5 साल के अंदर 5 लाख नौकरी दी जाएगी सरकारी। मैं इस बात के लिए से कहना चाहता हूं क्योंकि वो फट्टे भी लगे हुए हैं। मैं तो हमारे चुनाव क्षेत्र में देखे वहां तो मिट गए हैं, परंतु कहीं हाईवे में अभी भी जो है वो फट्टे लगे हुए हैं। अरे उनको तो उतार दो कम से कम, अब तो साल सवा साल का 1.5 साल का टाइम रहा, कम से उन्हें तो उतार के एक बार हमें लगे कि आपसे ये होने वाला नहीं है और कोई नहीं कर सकता। मैं भी कहना चाहता हूँ, जब हम कभी भी गारंटियों की बात करते हैं, उन गारंटियों की मैं बात करना चाहता हूँ। आज यदि हम एम्प्लॉयज़ की बात करना चाहता हूँ, एम्प्लॉयज़ के विरोधी नहीं है, परंतु आपने जब गारंटी दी मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं। क्योंकि सैलरी जो हमने दी है, यदि बजट 2021-22 में बजट था 46,990 करोड़ का और उस वक्त 10,907 रुपये जो है 10,907 करोड़ रुपया हमने उस टाइम जो है एम्प्लॉयज़ को तनख्वाह में दिया। और आज की स्थिति है कि हम जो है 26-27 में बजट एस्टिमेशन पे है, भी एक्चुअल नहीं है, बजट एस्टिमेशन में हमने 14,721 करोड़ रुपए का जो है आज एम्प्लॉय को तनख्वाह देने जा रहे हैं। मेरा बोलने का मतलब है कि हमारा पेंशन में लग जाता हूं, अभी तो मैं 5 सालों के लिए 7,939 करोड़ रुपया हम एम्प्लॉयज़ को अधिक दे पा रहे हैं। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इससे जब हम पेंशन और ग्रेजुएटी की तरफ जाते हैं, हमारा कोई जयराम जी कोई ऐसे नहीं थे जो इस बात के लिए इन्होंने कहा कि वो ओपीएस लागू करेंगे। उनको मालूम था कि ओपीएस के माध्यम से प्रदेश के अंदर विकास रुक जाएगा, प्रदेश विकास के लिए हम गति नहीं दे पाएंगे। परंतु आपने करना था, क्योंकि आपने कहा कि हमारा पहला कैबिनेट के हम करेंगे। 21-22 में 6,358 जो है पेंशन थी उस वक्त जो है हम प्रदेश के अंदर दे रहे थे, आज बढ़कर 11,765 करोड़ पेंशन पे दे रहे हैं हम। आप खुद अंदाजा लगाइए कि हमारी पेंशन जो है, जो इंक्रीज हुआ है, वो कम से कम 5,366 करोड़ की हमारी जो है इन 5 सालों के ऊपर बढ़ गया। अब इसमें सबसे बड़े मतलब है कि आज जो सैलरी और इसमें कितना इंक्रीज हुआ है, 9,180 करोड़ का। हम एम्प्लॉयज़ के
एम्प्लॉयज़ को इस दायरे में लाने की बात ही, मैं एम्प्लॉयज़ के मैंने कहा कि हम विरोध में नहीं हैं, परंतु क्या सरकार इसमें अपने को इसके लिए सक्षम करना चाहिए था? आर्थिक रूप से आपको ये करना चाहिए। आरडीजी की आप बात करते हैं, मैं प्रदेश की आय की बात करना चाहूँगा। आज जो है प्रदेश की आय कितनी बड़ी, मैं इसके लिए बात करना चाहूँगा कि स्टेट में हमारे पास जो है ओन टैक्स जो कितने रेवेन्यू कितने आते हैं हमारे पास, या नॉन टैक्स कितने आते हैं, इसके ऊपर चर्चा करें। अभी मैं देख रहा था, मुख्यमंत्री जी ने पीछे कहा कि हम स्टेट एक्साइज के अंदर हमने 500 करोड़ का जो है अतिरिक्त पैसा कमाया। मैं फिगर देना चाहता हूं, आपकी फिगर है इसके अंदर, आप उस फिगर का देखिए। 2022-23 के बाद 2023-24 को जो बजट एस्टिमेट है उसके अंदर आपने 2216 करोड़ के एवज में 2692 करोड़ रुपया आपने अर्जित किया। कहने का मतलब है कि आपने 475 करोड़ रुपए जो है आर्थिक रूप से आपने शराब के ठेकों में कमाया, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री जी कर रहे थे कि हमने 1 साल के अंदर, जयराम जी ने 5 साल नहीं कमाया जो हमने 1 साल में कमा दिया। हम मानते हैं कि पिछली आर्थिक यदि हमने 10% बढ़ाते रहे, आपने उसके तरीके से आपने देखा जाए तो अगली साल 24-25 के आंकड़े आप देखिए असेसमेंट के, 24-25 में कितने रह गए, आपने 5 करोड़ 90 लाख रुपए ही केवल अर्जित किया, उसके एक्स्ट्रा। कहने का मतलब है कि आज यदि हम इस बजट की बात करें, 26-27 की बजट की बात करें, तो मात्र 997 करोड़ 957 करोड़ रुपया, अभी वो भी बजट एस्टिमेशन है 2 सालों का, अभी फाइनल फिगर आपके पास नहीं आई है। तो कहने का मतलब है कि हम बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते हैं कि हम जो हैं आर्थिक रूप से इस प्रदेश को हम सुदृढ़ करने जा रहे हैं, आर्थिक रूप से हम सुदृढ़ करने जा रहे हैं, तो कोई इसका रोड मैप तो होना चाहिए। हम किस तरीके से करने जा रहे हैं, क्योंकि आपके पास स्टेट गुड्स टैक्स में भी मात्र 1395 करोड़ पे हमारी बढ़त हुई है, वैट में भी 911 करोड़ की बढ़त हुई है, और यदि हम इसका पूरा आंकड़ा देखें और नॉन टैक्स की बात भी करें तो उसमें भी हमारे आंकड़े कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारा सबसे बड़ी बात है कि पावर सेक्टर की हम बात करते हैं। पावर सेक्टर में हमारा 2022-23 में 1428 करोड़ रुपए था, और आज हमने 26 में बजट एस्टिमेशन में लिया है 2191 करोड़ रुपए। मतलब बोलने का मतलब 762 करोड़ रुपए ही मात्र हम 5 सालों में अर्जित करने जा रहे हैं। हमको पावर सेक्टर के विरोधी नहीं है। सुखराम चौधरी जी ने बहुत अच्छा कल कह दिया, मैं इसको नहीं कहना चाहता हूं, पावर मिनिस्टर ये भी रहे मैं भी रहा, हम प्रदेश के हित की बात करते थे। हमारा लक्ष्य ये था कि पावर जनरेशन होनी चाहिए, लिटिगेशन से नहीं। अभी उत्तराखंड हमारे साथ में है परे, हम उत्तराखंड की पॉलिसी आप देखिए, प्रदेश की पॉलिसी के साथ लोग उत्तराखंड ना चला जाए। वो 12% लेते थे और 12, 18 और 20% तक, हम 12, 18, 30 पे जा रहे हैं। चलिए, यदि आप मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम नेगोशिएशन के ऊपर करेंगे, हम इसके साथ हैं। प्रदेश के लिए कोई बेहतर बात होती है, क्योंकि मैं उन आंकड़ों को भी कहना चाहता हूं कि ये जो पावर मिनिस्टर ऊर्जा स्टेज 3 है, ऊर्जा स्टेज 3 के अंदर 3000 करोड़ रुपया 100 मेगावाट के लिए लगा। 30 इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का है वो, 30 करोड़ रुपए पर मेगावाट आपकी जनरेशन कॉस्ट पहुंच गई। कहां बिजली पैदा कर रहे हैं? और बिजली को चाहे लार्जी हो चाहे आपका ऊर्जा स्टेज 3 हो, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं। तो मेरा बोलने का मतलब है कि हम यदि स्टेट टैक्स की बात करें और अपने टैक्स की बात करें तो हम मात्र 5765 करोड़ रुपये हमारी आय होती है, जबकि सैलरी और पेंशन में 9180 करोड़ की हमारी जो बढ़त हुई है। इसका मतलब क्या हुआ? ये मैं सरकार के सामने ये आंकड़े इसलिए रखना रहा हूं कि आपके पास सैलरी पेंशन से जो है आपकी आय कम है। स्टेट ओन टैक्सेस उस सारे आपके केवल मात्र 5765 करोड़ है, जिसकी आप बात करते हैं कि अब आत्मनिर्भर की तरफ जा रहे हैं। अरे काहे का आत्मनिर्भर होगा? आपकी तो आय है नहीं, आपके खर्चे जो तनख्वाह के हैं सैलरी पेंशन के 9180 करोड़ रुपए हैं। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि आप लोग 3415 करोड़ रुपए डेफिसिट में चले गए। 3415 करोड़ रुपए बोलने का मतलब है
कि आप बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, परंतु जब तक मैं एक बात में, अभी तो आप 12 मिनट हुए, थोड़ा सा बोलना शुरू कर रहा हूं। मैं सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करना चाहता हूं। 12 मिनट हो गए। सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करना, मैं बोलता बड़ा कम हूं, आप मुझे मौका दें, मैं थोड़ी बात करूं। सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करना मैं तो चाहता एक घंटा भी दे सकता हूं, पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी का हूं। जवाब मैं इसको सम अप करूंगा, थोड़ा अभी स्पीड करने बोलने की वाले कोशिश करूंगा। 10 और जो मान्य जो सदस्य हैं। जो मैं आंकड़े दे रहा हूं अध्यक्ष जी, 22-23 में आपको रिसीव करते हैं 4,151 करोड़ रुपए और खर्चा होता है 3,190 करोड़ रुपया। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करना चाहता हूं। 23-24 में 4,917 करोड़ रुपया और मात्र 3,642 करोड़ रुपया। आप इस जो सालों की आप देखें, फिगर देखें कि आप लगभग 5,741 करोड़ रुपया आप सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जो आ रही है उसमें भी खर्चा कम करने पड़े। इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोग जो हैं, जो पैसा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम से आ रहा है वही आपसे नहीं लग पा रहा है। अब मैं बात करूंगा, एक मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी योजना लाई है, मैं स्वागत करता हूं इसका, और स्वागत इसलिए करना चाहता हूं कि पशुपालन विभाग मेरे पास भी रहा। मैं इस बात की जरूर करना चाहूंगा कि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात जब आप करते हैं, आपने कहा कि दूध के रेट हमने जो 61 से 61 रुपए कर दिए, परंतु मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, आज हमारी परिस्थिति क्या है। आपने कहा कि 4,000 करोड़ से आपने 8,000 करोड़ जो आपकी कलेक्शन हो चुकी है। मैं इसी विभाग का मंत्री भी रहा हूं और इसी विभाग में काम भी किया है। मैं जानता हूं कि आज की परिस्थिति में 1 लीटर पे हम लगभग 20 से 25 रुपए जो है सरकार को वहन करना पड़ता है। आपने क्या किया है, आपने सेस लगा दिया, वाइन के ऊपर, बोतल के ऊपर 10 रुपए सेस लगा दिया। 90 करोड़ से 140 करोड़ आपकी आमदनी हो सकती है उसी से। आप उसी से काम करना शुरू कर रहे हैं, परंतु आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आपके पास वो साधन नहीं है। चक्कर का प्लांट जहां 50,000 लीटर आपकी कैपेसिटी है, 1 लाख लीटर से ऊपर दूध वहां आ रहा है। वही डगवार जो है कांगड़ा में, मैं इनके कंपैरिजन इसलिए करना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, इस स्कीम को बुरा नहीं मैं कह सकता। हमें 71 से 100 आप 80 रुपये भी कर दे तब भी कम है। दूध उत्पादन की लागत ज्यादा है, परंतु हम इस लागत को किस तरीके से जनता तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये कोई हल्दी नहीं है, ये कोई हमारी फसल नहीं है। दूध की जो हमारा है, जैसे दूध हमारा चेक प्लांट में पहुंचेगा, यदि फट जाएगा तो सोसाइटी को चला जाएगा, सोसाइटी को वहन करना पड़ेगा। आज परिस्थिति क्या हो चुकी है कि आज उस परिस्थिति में मैं एक बात करना चाहता हूं, मैं अपने पिताजी की बात कर रहा हूं, क्योंकि वो 67 से 72 तक जो है इस विभाग के मंत्री रहे और उन्होंने जो काम शुरू किए, उनको संचार क्रांति की बात तो कहते थे, पंडित सुखराम संचार क्रांति के मसीहा है, परंतु उन्होंने हमेशा जो विभाग रहे 67 से 72 में इंडो जर्मन प्रोजेक्ट जो हमारा चक्कर में बड़ी प्लांट लगा था, सड़कें नहीं हुआ करती थी। जर्सी हॉलिस्टीन गाय जो है विदेशों से आई थी उस वक्त पहली बार। आर्य मंत्री जी बैठे, जब मैं मंत्री था तो मैंने पालमपुर में जो है, जब बड़ी टाइम के बाद हमने इंपोर्ट की जर्सी गाय जो है, बुल वहां इंपोर्ट किए थे। एक प्रथा चल पड़ी थी कि हाई ईल्ड हमारे पास कहां से होगी, और उसके लिए उन्होंने रोजगार के साधन पैदा करने की बात की गांव-गांव के अंदर, जो आप बात कर रहे हैं। और ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं भी, टेलीकम्युनिकेशन के अंदर हमारे प्रदेश के अंदर रोजगार कैसे हो, उसका उन्होंने कार्यक्रम शुरू किया था। हमारे यहाँ केबलें बिजली थी, ऑप्टिकल फाइबर बिजली थी, और 100-100 किलोमीटर हमारे ठेकेदार आते थे। वहां उन्होंने गरीब हमारे नौजवानों को काम दिया, 2-2 किलोमीटर काम जो है उन नौजवानों को दिया, और पीसीओ बांट दिए। रोजगार के साधन पैदा करना एक सरकार का काम है, और मुझे इस बात की खुशी है उसे मुख्यमंत्री भी शामिल है हमारे, क्योंकि उस वक्त मुख्यमंत्री जी भी इसी जो लाइन में थे, और पंडित सुखराम जी ने इनका पूरा समर्थन किया, जो उन्होंने कहा उन नौकरियों भी प्रावधान किया। परंतु सबसे बड़ी बात है कि आज यदि टेलीकॉम में उन्होंने काम किया, तो उस वक्त भी 67 से 72 तक जो है इस लाइन के ऊपर काम किया। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमने, जो मैं दूध की बात कर रहा था, कि हमारे 4 पार्लियामेंट हल्के हैं, और 4 पार्लियामेंट हल्कों की मैं बात करना चाहता हूं। आप कहां लगा रहे हैं प्रोसेसिंग प्लांट? डगवार में 1.5 लाख लीटर का, और वहां पर जो कैपेसिटी जो है मात्र 21,000 लीटर की है आपकी, 21,000 नहीं है जो है
मैं आपको बता रहा हूँ 21,000। अनिल शर्मा ठीक है, अनिल शर्मा इज राइट। हाँ 21,000 की वहां पर है, और नाहन और नालागढ़ में 14,000 और 4,000 के लीटर की है। आप कहाँ लगा रहे हैं? और क्योंकि आप दत्तनगर वहां भी 50,000 लीटर हमारी कैपेसिटी है कुल प्रोसेसिंग की, 1,10,000 लीटर जो है हमारी कलेक्शन हो रही है। हम कहते हैं कि आपने लाइन तो अच्छी चुन ली, परंतु आपको इस दूध को कहाँ ले जाना है? आप इसका पाउडर बनाने जा रहे हैं, और पाउडर बना के स्टैक पड़ा रहेगा आपके पास, और पाउडर जो बिकेगा नहीं, आपका पैसा ब्लॉक पड़ा रहेगा। मुख्यमंत्री जी, मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस योजना को बड़े ध्यान से लागू किया जाए। ये कोई ऐसा लहसुन और प्याज नहीं है, ये हल्दी नहीं है, दूध आपके गेट में आएगा। इट इज अ पेरिशेबल। और इसको कैसे यूज करना है? यदि आपने शराब के ऊपर सेस लगा के आप कहते हैं हमने पैसे का प्रावधान कर दिया, परंतु हम चाहते हैं कि आपने 3 से 6 रुपए कर दिया। आपने कहा कि जो सोसाइटी खुद चला रहे मंत्री जी, आप कहने 3 रुपए 6 रुपए कर दिया। मैं तो कहता हूं उनको 15 रुपए कर दो। आप क्यों 15 रुपए कर दो? जब आप 25 रुपए लॉस पे जा रहे हैं, क्यों ना उन्हीं सोसाइटी को 15 रुपए दे दे? दूध आपके पास कम आएगा, वो दूध उन सोसाइटियों के पास जाएगा। आप जो है उसकी जो कॉस्ट जो है उस तरफ दें, उससे क्या है कि आपका घाटा कम होगा। क्योंकि आप 25 रुपए लॉस की जगह यदि आप उसको 15 रुपए के ऊपर 6 रुपए की बात कर रहे हैं कि हमने 3 के 6 कर दिया, अरे 6 क्या 10 कर दो, 12 कर दो। जितना दूध कम आएगा उतना घाटा आपका होगा। ये मैं कुछ इसलिए बताना चाहता हूं कि हमारा जो प्रोसेसिंग, जो मैंने कहा कि मंडी पार्लियामेंट हल्के में जो मंडी पार्लियामेंट जहां हमारा चिलिंग सेंटर जो है, वहां 2,10,000 की कलेक्शन है हमारी, चाहे वो रामपुर में है चाहे मंडी चक्कर में है। परंतु आपकी कांगड़ा हमीरपुर 21,000 की कलेक्शन है, और शिमला में केवल मात्र 19,000 की कलेक्शन। हमारा फोकस क्या होना चाहिए? हम मंडी के लोगों को जो है, मुख्यमंत्री भूल गए। मैं पूरे बजट के अंदर देख रहा था, एक सेपू बड़ी का नाम जरूर आया, तो मुझे लगा कि चलो कम से कम मंडी का नाम तो आया, चाहे सेपू बड़ी आ गया हो। तो हम सेपू बड़ी तक की सीमित रह गए। आज जो है, यदि जो स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, हम बधाई देना चाहते हैं। मैं तो स्पोर्ट्स विकास की दृष्टि से आप जो है पूरी तरह से जो है अब सैचुरेट हो गए हैं, इसलिए सेपू बड़ी रह गई है। सैचुरेशन जो है किसी सैचुरेशन की जो मैं बात करना चाहता हूँ, राजनीति से हटके बात है। अध्यक्ष जी, मैं इस बात को जरूर कहना मैं मानता हूँ सैचुरेशन कभी नहीं आती डेवलपमेंट में। नहीं आती। मैं मान लिया, भी ड्रॉ कर लिया मैंने। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, जब सत्ता आती है हम कुछ विधानसभा तक सीमित रह जाते हैं। ये है इशू, ये है बात। ये हम प्रदेश की तरफ नहीं देखते। सरकार कोई भी हो, चाहे नहीं, मैं देखिए बात है, मैं कोई इसमें राजनीति से उठ के बात कर रहा हूँ, सभी के लिए बोल रहा हूँ। हम भी इसमें हो सकते हैं, मैं उसको थोड़ी कह रहा हूँ। ये जब हमारी सोच नहीं बदलेगी तब तक हम प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। प्रदेश में कहाँ जरूरत है, हम उसकी तरफ नहीं देखना चाहते। अभी स्पोर्ट्स के मंत्री चले गए उठ के, मैं भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहा हूँ। आप स्पोर्ट्स हब बना रहे हैं, हमें कोई इसका विरोध नहीं है। आप 100 करोड़ खर्चिए, मैं 3 सालों से आपके पीछे पड़ा रहा। मंडी, आप कांगड़ा में चले जाए, धर्मशाला में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। आपके पास बिलासपुर में, हमीरपुर में स्पोर्ट्स मंत्री, केंद्र में स्पोर्ट्स मंत्री रहे अनुराग ठाकुर जी रहे। आज मंडी जैसी हमारी जगह में आज पड्डल का ग्राउंड जहां शिवरात्रि होती है, मैंने 3 बार मुख्यमंत्री से 3 साल, लोग तो बोलते हैं कि आपकी सुनते हैं, तो मैं कहा सुनते तो 3 सालों से मैं पीछे पड़ा हूं कि कम से कम हमने लैंड भी ट्रांसफर कर दी। मंत्री जी ने कहा कि फाइल मुख्यमंत्री को चली गई, मैं फाइल ढूंढता रहा, मुख्यमंत्री से फाइल कहाँ गई वो भी नहीं मिली, मंत्री से फाइल मिली वो भी नहीं मिली, गई कहाँ? आपने कहा कि लैंड ट्रांसफर करेंगे, वो की डीपीआर बनेगी, हम उसमें पैसा दे देंगे। अरे मैं तो डीपीआर ही बना दी, लैंड भी ट्रांसफर कर दी, 3 साल धक्के खाता रहा, तब भी कुछ नहीं हो रहा। आप कहते नशे से हम दूर ले जाएंगे। क्या नशा हमीरपुर में है? क्या हमीरपुर में, कांगड़ा में नशा है? आपका जो है, ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये मेरे पिताजी से मैंने सीखा, उन्हें कभी विकास में मतभेद नहीं किया। ये उनकी सोच थी। जब भी वो विभाग आया, उनके पास डिफेंस प्रोडक्शन था, मुझे याद है। डिफेंस प्रोडक्शन में राज साहब के पास हो गए कि मुझे जमीन दे दो, मैं यहाँ फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ।
परंतु राजनीति कई बार हमारी जो है उसके आगे आ जाती है। राजनीति दबाव में यदि हमें वो नहीं मिला तो बहुत बड़ी फैक्ट्री वहां पर लग सकती थी। उनकी सोच अलग थी। वो प्रदेश को हिस्सों में नहीं बांटते थे, वो पूरे प्रदेश के अंदर जब संचार क्रांति की बात थी तो उन्होंने ये नहीं देखा कि मंडी में बजेगी, सब जगह बजती है। तो आज इस बात को लेकर मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री से भी, अभी हेल्थ मिनिस्टर उठ के चले गए, उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करते हैं। मेरे को कहा कि मंडी जोनल हॉस्पिटल आपको हम उत्कृष्ट देते हैं। अरे रेडियोलॉजिस्ट, एक छोटा सा रेडियोलॉजिस्ट तो हमारे वहां तक नहीं है, कहाँ का उत्कृष्ट हो गया वो? क्योंकि मैं जानता हूं वहां एक नेत्री है हमारी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि उन्हीं के चक्कर में वो रेडियोलॉजिस्ट जो है आते हैं बदलते हैं, आते हैं बदलते हैं। क्या ये सरकार है? क्या इस सरकार में हम ये देखते रहेंगे कि किसी एक को फायदा देने के लिए कभी उसकी ड्यूटी मेडिकल कॉलेज में लगा दी जाए, कभी ट्रांसफर कर दी जाए? इस तरीके से क्या सरकार उन्हीं के बंदिश बनी हुई है? क्या उन्हीं के ऊपर है कि उन्होंने 2-3 खोल दिया? हमें इस बात का गम नहीं है अध्यक्ष जी। दुख इस बात का होता है कि लोगों ने हमें भी चुन के भेजा है। यदि इतने वर्षों से 1993 से लेकर मैं राज्यसभा से लेकर आज विधानसभा में बैठा हूं, लोग काम के साथ देखते हैं। मैंने कई लोग देखे हैं यहाँ पर जो बड़े बड़े भाषण देते थे, जो सत्ता से बाहर बात करते थे, वो अगली बार यहाँ पर नहीं पहुंचते, वो ये वहीं तक सीमित रह जाते हैं। लोग जो है काम तक आपकी पहचान करते हैं। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इस जो आप बात करते हैं, मंत्री जी आप आ गए, आपने नचा के मेरा जो है, मुझे तो हैरानी होती है कि आप यंग मंत्री हैं और यंग मंत्री को इस तरीके से आपकी, मैं 1993 में इतना यंग मंत्री बन गया था तो मेरे सिर में बाढ़ थी, आपके तो बाढ़ नहीं रहे हैं तो अलग बात है। तो मैं तो उस वक्त की बातें हैं। इन्होंने सोचा कि सफेद होने के बजाय वैसे उड़ा दो इनको। मैं क्योंकि कुछ मुद्दे हैं, आदरणीय हमारे यूडी मंत्री भी यहीं बैठे हैं, मैं इनसे बात करूं कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी एक बात की है। उन्होंने कहा कि हम जो वेंडिंग जोन जो है वो जो है हर शहर के अंदर बनाएंगे। खत्म कर लो। अच्छी बात है। मैं इसको इसलिए कहना चाहता हूं कि मैंने शुरुआत की और शुरुआत ऐसे की कि वहां पार्किंग और वेंडिंग जोन के ऊपर मैंने काम किया। मैं आभारी हूं हमारे ठाकुर जयराम जी का, इन्होंने शुरुआत की और मैंने उस वक्त तो चलो किसी कारण से बंद रहा, परंतु मैंने अब मुख्यमंत्री से बात कर करके 2 करोड़ रुपए 1-2 करोड़ रुपए लाकर आज एक शहर के अंदर पार्किंग व्यवस्था और वेंडिंग जोन, एक हम जैसे हम चंडीगढ़ में होता है उसी तर्ज पे हम शहर के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी हम जो है जो और इसके लिए यदि हम कोशिश करें और शहरों के अंदर हम कोशिश करें, क्योंकि लोग गाड़ियों की सड़कों के अंदर पार्किंग करते हैं। और हेल्थ की जो मैं बात करना चाहता था कि उत्कृष्ट कोटली भी बना दिया मेरा। शांडिल जी हमारे सहयोगी रहे, मैं राज्यसभा में तो लोकसभा में था, और मैंने कहा कि उत्कृष्ट जोनल हॉस्पिटल तो कोटली पे बना दो। उन्होंने कहा कि बना दिया। अब ये पूछ रहा था ना डॉक्टर को, कहते जी डॉक्टर की स्ट्रेंथ कितनी है? बोल जी आपकी डॉक्टर की स्ट्रेंथ 6 है, पर लगे कितने 4 हैं। मैं कहा वो कहाँ गए उत्कृष्ट वाले स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जो 6 आने थे? पता नहीं लगता है कि हमें फाइलों में कहाँ चली जाती है। उन्होंने उसको नोटिफिकेशन की उसकी, अब वो पता लग रहा है नोटिफिकेशन के बाद जो है इस सरकार में ये कागज ढूंढने का काम बड़ा खतरनाक है। और कई बार मैं इसको इसलिए कहना चाहता हूं कि बुरा लगता है, अभी आपकी बहुत सी चीजें हैं, इसलिए मैं चाहूंगा एक जो अचीवमेंट की बात मैंने मुख्यमंत्री जी कह रहे थे उस दिन मैं इसमें जरूर कहना चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। लक्ष्य होना चाहिए कि जो पावर जनरेशन है उस समय पे हो, उस पावर जनरेशन के ऊपर हम जो है, क्योंकि हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, टूरिज्म के ऊपर बोलें कई चीज़ें हैं, पर मैं इस बात को क्योंकि हमारे विक्रम जी इसमें हमारे कुछ बातें रखेंगे, मैं क्योंकि ये दिशाहीन बजट खोखला दिशाहीन जिसको मैं कह सकता हूँ, क्योंकि आय के साधन है नहीं, आय के साधन है नहीं, मेरे शब्द नहीं आते। और गारंटी है आप पूरी करने जा रहे हो, और गारंटी है आप कह रहे हैं कि हम 1500 देंगे, किसको देंगे? 1 लाख को। अरे भाई मत दो, क्या कोई फायदा नहीं है? नहीं मैं बात कर रहा हूँ चौधरी साहब, मैं आपके प्रधानमंत्री जी के पास जो है अपने साधन है, यहाँ साधनों की कमी है, और कम साधनों में वही कहा जाए जो हम कहते हैं कि इससे हमने किया 125 यूनिट बिजली हमने दी, हमने पानी फ्री कर दिया, ठीक है उसके बाद व्यवहारिक था, फिर उसके बाद शर्मा जी
तो इसलिए जो है इन बिंदुओं को देखते हुए मैं इस बजट का समर्थन करने में असमर्थ हूँ। माननीय सदस्य श्री अनुराधा। सेब की फसल में कलियों के फूटते ही पेड़ों को सबसे अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। दे अपने पेड़ों को यारा के बैलेंस न्यूट्रिशन की ताकत, जो पत्तों और फूलों का संतुलित विकास सुनिश्चित करे। यही ऊर्जा आपकी फसल को बेहतरीन बढ़त और उच्च पैदावार देगी। शुरुआत से ही सेहतमंद सेबों की बुनियाद रखे। या त्योहार की इस सुहानी सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिम्नी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।